So guys, today we are going to talk about a new unit. This is Animal Kingdom. इसी को हम लोग किंगडम एनिमलिया भी बोलते हैं. दिस इज द एनिमल किंगडम. एज वी नो दैट कि हमारे प्लैनेट अर्थ पर मिलियंस ऑफ एनिमल स्पेसीज आर प्रेजेंट. मिलियंस ऑफ एनिमल्स आर अवेलेबल ऑन द प्लैनेट अर्थ. अभी जो सारे एनिमल्स है अगर हम लोग इनका स्टडी करेंगे तो इट विल क्रिएट अ मच मोर कंफ्यूजन. बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा. सो कन्वीनियंस के लिए एनिमल्स को हम लोग प्रॉपर स्टडी कर सके, उनके कैरेक्टर प्रॉपर स्टडी कर सके, दैट्स हम लोग क्या करते हैं, किसी भी मटेरियल को, किसी भी थिंग्स को हम लोग क्लासिफाई कर देते हैं. तो सेम वे हम लोग यहाँ पर जो हमारे एनिमल्स है अंडर द एनिमल किंगडम, इन्हें हम लोग क्लासिफाई करते हैं अंडर 11 फाइलम्स. हम लोगों ने एनिमल्स को 11 फाइलम्स के अंदर डिवाइड किया है, क्लासिफाई किया है. फाइलम्स क्या है? सेम जैसे हम लोग प्लांट्स को क्लासिफाई करते हैं. प्लांट्स को क्लासिफाई करने के लिए हम लोग बोलते हैं किंगडम प्लांटी. एंड देन डिवीजन, हम लोग वर्ड यूज करते हैं डिवीजन फॉर द प्लांट्स. जिस समय पर हम लोग एनिमल के बारे में डिस्कशन करते हैं तो एनिमल्स के लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं दिस इज फाइलम. सो द एनिमल्स जो हमारे प्लैनेट अर्थ पर प्रेजेंट है उन्हें हम लोगों ने क्लासिफाई किया है इनटू 11 डिफरेंट फाइलम्स. एंड ये फाइलम्स कौन से होते हैं? दे आर पोरिफेरा, Coelenterata. The alternative name for Coelenterata is the Cnidaria. Then Ctenophora, Platyhelminthes, Aschelminthes, Annelida, Arthropoda, Mollusca, Echinodermata, Hemichordata and the Chordates. ठीक है, all these are the 11 phylums. इसके बारे में हम लोग डिटेल स्टडी करने वाले हैं. few examples will be there. एग्जाम्पल्स को स्टडी करना है एंड इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे अबाउट ईच एंड एवरी फाइलम. सो बिफोर वी मूव टुवर्ड द फाइलम, हमें ये पता करना होता है कि हम लोग एनिमल्स को किस आधार पर, किस बेसिस पर क्लासिफाई करेंगे. व्हाट इज द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑन विच बेसिस एनिमल्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट फाइलम्स, इनटू 11 फाइलम्स. सो वेरियस बेसिस आर देयर. ढेर सारे आधार है, ढेर सारे बेसिस है. फ्यू बेसिस हम लोग यहाँ पर स्टडी करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे. फॉर एग्जाम्पल द वेरी फर्स्ट वन वी कंसिडर इट एज अ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. दिस इज द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन. हम इस आधार पर हम एनिमल्स को क्लासिफाई कर सकते हैं. व्हाट इज दैट बेसिस? लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. क्या मीनिंग होता है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का? लिसन केयरफुली. नाउ लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द ह्यूमन बींग्स. ह्यूमन बींग्स, हमारे पास, हमारे शरीर में डिफरेंट सिस्टम्स आर प्रेजेंट. Respiratory system is there, digestive system is there, reproductive system is there, lots of systems are present. ठीक है, हमारे पास में ढेर सारे systems available है. एंड ये सिस्टम बना कैसे है? डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गन, डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गन्स एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं, एक दूसरे के साथ फंक्शन करते हैं. इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ अ सिस्टम. सो हमारे शरीर में जो एक्टिविटी होती है, जो फंक्शन होता है, जो कुछ भी प्रोसेस होती है, दिस इज with the help of a system जो ऑर्गन के द्वारा बना है. दैट्स हम लोग बोलते हैं कि ह्यूमन बीइंग्स आर हैविंग ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन. कि हमारा जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है ये कैसे काम करता है? सिस्टम के द्वारा. दिस इज कॉल्ड एज द ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन. सो हमारे पास में कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनके पास फंक्शन परफॉर्म करने के लिए, एक्टिविटीज परफॉर्म करने के लिए वेल डेवलप्ड सिस्टम अवेलेबल है जो ऑर्गन का बना है. For example, the members of phylum Aschelminthes up to the members of phylum Chordates. ठीक है, Aschelminthes से लेकर Chordates तक जितने भी फाइलम्स है एंड इनमें जो मेंबर्स प्रेजेंट होते हैं, जो एग्जांपल्स है, ऑल दे आर हैविंग द ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन. Then some other examples are also there. For example, Platyhelminthes. Platyhelminthes एक ऐसे प्रकार का फाइलम है जिसमें इसके अंदर जो मेंबर्स अवेलेबल होते हैं, these members they are having the organs. इनके पास में ऑर्गन्स अवेलेबल है, बट ऑर्गन्स के द्वारा सिस्टम प्रेजेंट नहीं है, सिस्टम का फॉर्मेशन नहीं हुआ. दे आर हैविंग ओनली द ऑर्गन्स. सो जो कुछ भी एक्टिविटी है, जो भी फंक्शन रहेगा बॉडी का, इट विल बी परफॉर्म विद द हेल्प ऑफ ऑर्गन्स. दैट थिंग इज कंसिडर्ड एज अ organ level of organization, organ level of body organization. For example, members of phylum Platyhelminthes. Then कुछ एनिमल्स ऐसे हैं, कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जिनके शरीर में एक्टिविटी, फंक्शन, प्रोसेस परफॉर्म करने के लिए सिस्टम नहीं है, ऑर्गन्स नहीं है, केवल टिश्यूज प्रेजेंट है. तो उनके पूरी बॉडी की जो फंक्शंस है, एक्टिविटीज है, ये टिश्यू द्वारा कंप्लीट होता है. दैट्स व्हाई हम लोग बोलते हैं इट्स अ टिश्यू लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन. फॉर एग्जांपल द मेंबर्स ऑफ फाइलम पोरिफेरा
sorry, the members of the phylum Coelenterata and the Ctenophora, they are having the tissue level of body organization. Cellular, about the Porifera, this is the very basic one. ये बहुत बेसिक है। जो हमारे मेंबर्स है पोरीफेरा फाइलम को बिलोंग करने वाले, फॉर एग्जांपल साइकॉन, इसके पास में ना सिस्टम है, ना ऑर्गन है, ना टिश्यू है। तो जो फंक्शन होता है, जो एक्टिविटीज है, ये कौन परफॉर्म करता है? दिस एक्टिविटी विल बी परफॉर्म बाय द सेल ओनली। केवल सेल के द्वारा कोई फंक्शन और एक्टिविटी परफॉर्म हो जाती है। दैट्स व्हाई हम लोग बोलते हैं पोरीफेरा, द फाइलम पोरीफेरा। इसमें जितने भी मेंबर्स रहेंगे दे आर हैविंग सेल्यूलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। सो दिस इज द बेसिस of classification. The first one, level of organization. Level may be the cellular, it may be tissue level of body organization, organ level of body organization, and the organ system level of body organization. Now the second basis of classification, किस आधार पर क्लासिफाई कर सकते हैं हम लोग? As I said कि ढेर सारे बेसिस है, उसमें हम लोग सेकंड टॉपिक स्टडी करें, दिस इज द सिमेट्री। सिमेट्री क्या होता है? जैसे हम लोग फ्लावर्स के बारे में स्टडी करते हैं, व्हेन वी स्टडी यूनिट मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, उसमें हम लोगों ने स्टडी किया एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर, ज़ाइगोमॉर्फिक फ्लावर, कि आप लोग फ्लावर को कट कर रहे हो, ठीक है, एंड आफ्टर ईच एंड एवरी कट जो हमारा बाइसेक्ट करने वाला लाइन है, इफ द बाइसेक्ट लाइन पासेस फ्रॉम द सेंटर, हमें फ्लावर के कितने पीसेस मिलते हैं? ऑलवेज इक्वल पीसेस मिलता है या ओनली वन टाइम इक्वल पीस मिलता है? सेम थिंग हम लोग एनिमल के बारे में यूज करते हैं, दिस इज द सिमेट्री। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास में कोई एक एनिमल है जिसे हम लोग कट कर रहे, बाइसेक्ट कर रहे, एंड द लाइन ऑफ बाइसेक्ट पासेस फ्रॉम द सेंटर, एंड इन ईच टाइम, इन एवरी टाइम वी विल गेट द इक्वल पीस। हर बार हमें इक्वल पीसेस मिल रहा है। जो हम लोग लाइन ऑफ बाइसेक्ट है वो सेंटर से पास हो रहा है, एंड ऑलवेज ऑलवेज वी आर गेटिंग द इक्वल हाफ। such type of symmetry it is called as the radial symmetry. So some organisms are there जिनके पास radial symmetry present होता है। line of bisect center से पास होगा and we will always get the equal half, हमें हमेशा equal half मिलता रहेगा, that is called as the radial symmetry. So some phylums are there, for example phylum Coelenterata, phylum Ctenophora, and the most important one, adults of Echinodermata. Adults of Echinodermata, they are having the radial symmetry. This is very important one. Adults of Echinodermata, they are having the radial symmetry. So जिस समय पर Echinodermata फाइलम को बिलोंग करने वाले जो ऑर्गेनिज्म हैं, जब ये एडल्ट कंडीशन को आते हैं, इनका सिमेट्री रेडियल हो जाता है। मतलब पहले रेडियल नहीं था, तो फिर पहले कौन सा था? इकाइनोडर्मेटा की जो ऑर्गेनिजम्स है, इनका सिमेट्री लार्वल कंडीशन में, चाइल्डहुड कंडीशन में रेडियल नहीं होता है, तो फिर कौन सा होता है? इनका सिमेट्री होता है, दिस इज बायलैटरल। बायलैटरल सिमेट्री शो करते हैं लार्वल कंडीशन, लार्वल स्टेज ऑफ द इकाइनोडर्मेटा। सो बायलैटरल का मीनिंग क्या होता है? जिस समय पर हम लोग किसी ऑर्गेनिज्म को कट करेंगे एंड वी गेट ओनली वंस टू इक्वल हाफ, हमें केवल एक बार टू इक्वल पोर्शन मिलेगा, केवल एक बार टू इक्वल हाफ मिलेगा, दैट इज कॉल्ड एज द बायलैटरल सिमेट्री। हमें केवल टू पीसेस मिलेंगे, केवल टू इक्वल हाफ मिलेगा, ओनली वन टाइम। अगर मल्टीपल टाइम हमें इक्वल हाफ मिल रहा है, दैट इज द रेडियल सिमेट्री, एंड अगर केवल एक बार टू इक्वल पीसेस मिल रहा है, टू इक्वल हाफ मिलेगा, दैट इज कॉल्ड एज द बायलैटरल सिमेट्री। सो प्लैटीहेलमिन्थस, Ascalmanthus, Annelida, Arthropoda, Mollusca, larva of the Echinodermata, Hemichordata, and the chordates, they are having the bilateral symmetry. Even human beings, we are having the bilateral symmetry. So the most important thing जो यहाँ पर ध्यान रखना है, this is the larva of Echinodermata are having the bilateral symmetry. जिस समय पर Echinodermata के members adult form में convert हो जाते हैं, then इनका symmetry भी change हो जाएगा, they become the radially symmetrical. Then third type होता है symmetry का, this is called as the asymmetrical. The third one, it is asymmetrical. What is this asymmetrical? For example, Sycon, जो फाइलम पोरीफेरा को बिलोंग करता है। पोरीफेरा को बिलोंग करने वाले जो मेंबर्स होते हैं, इनका कोई स्पेसिफिक सिमेट्री नहीं होता। दैट मीन्स वी विल नेवर गेट द इक्वल हाफ, हमें कभी भी इक्वल हाफ नहीं मिलेगा। सो जिस समय पर हम लोग बात करते हैं असिमेट्रिकल के बारे में, वी कैन से दैट वी विल नेवर गेट द इक्वल हाफ, हमें कभी भी इक्वल हाफ नहीं मिलेगा। वी विल नेवर गेट द इक्वल हाफ इन केस ऑफ असिमेट्री, asymmetrical organisms, and जो organism radially symmetrical होते हैं, they always give the equal half, and the bilateral symmetry only once, ठीक है, केवल एक बार
ऑर्गेनिज्म का 2 इक्वल हाफ मिलेगा, दैट इज कंसिडर्ड एज अ बायलैटरल सिमेट्री। Now, the next category, the next basis of classification, this is the presence of germ layers. How many germ layers are present during the embryonic stage? जिस समय पर कोई ऑर्गेनिज्म एम्ब्रियोनिक कंडीशन में होता है तो उसके पास कितना germ layer प्रेजेंट होता है? तो ये germ layers क्या है? Let us take an example of human being. हमारा जो इंटायर बॉडी है, जो हमारा इंटायर शरीर है, इसके फॉर्मेशन के लिए 3 germ layers इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कौन कौन सी होती है दैट 3 germ layers? The 3 germ layers, they are ectoderm, then mesoderm and the endoderm. These are the 3 germ layers which play important role in the development of the human being. हमारा बॉडी का फॉर्मेशन, हमारे बॉडी के ऑर्गन्स, ईच एंड एवरी पार्ट केवल ये 3 टाइप के जर्म लेयर द्वारा फॉर्म होता है। तो कुछ ऐसे सेल्स जो एम्ब्रियोनिक कंडीशन में हमारे बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म के पास ये प्रेजेंट रहेगा एम्ब्रियोनिक स्टेज में, ठीक है। एंड देन यही सेल के द्वारा, यही जर्म लेयर के द्वारा हमारे शरीर के डिफरेंट ऑर्गन्स, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स का फॉर्मेशन होता है। These layers, they are called as the germ layers. So ऐसे प्रकार के ऑर्गेनिजम्स जिनके पास एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म, all 3 germ layers are present. ऐसे प्रकार के ऑर्गेनिज्म जिनके पास तीनों प्रकार की germ layer प्रेजेंट होती है, they are considered as a triploblastic organisms. The organisms which are having ectoderm, mesoderm and endoderm, they are called as the triploblastic organisms. For example, phylum Platyhelminthes up to the phylum Chordate, ठीक है। phylum Platyhelminthes से लेकर phylum Chordate तक जितने भी phylums है, and इसमें जो members रहेगा, they are having 3 germ layers, that means they are triploblastic. Whereas the diploblastic, कुछ organisms ऐसे होते हैं, some organisms are there, they are having only 2 germ layers, उनके पास में केवल 2 germ layer present होता है। कौन कौन सा? The outer one ectoderm and the inner one endoderm. So in this case mesoderm is missing. यहाँ पर mesoderm missing है, that means only 2 germ layers are there. इनका जो complete body रहेगा, body का formation रहेगा, different organs रहेंगे, that will be formed with the help of 2 germ layers only. That's why they are considered as a diploblastic organisms. So कितने germ layers है? This is also a basis of classification. This is also a basis of categorization and the classification. Diploblastic and the triploblastic. Coelenterata and Ctenophora, they are diploblastic, whereas from Platyhelminthes up to the chordates, including the human beings, we are ट्रिप्लोब्लास्टिक। नाउ व्हाट अबाउट द पोरिफेरा? इसके अंदर पोरिफेरा हम लोगों ने इंक्लूड क्यों नहीं किया है? ठीक है, ये टॉपिक में हम लोगों ने पोरिफेरा को इंक्लूड नहीं किया है। पोरिफेरा इज नॉट इंक्लूडेड इन दिस कैटेगरी। हम लोगों ने कैटेगरी में पोरिफेरा को इंक्लूड नहीं किया। क्यों? Because porifera is neither diploblastic nor triploblastic. Okay, porifera is neither diploblastic nor triploblastic. Why? Because अभी हम लोगों ने स्टडी किया porifera, they are having just a cellular level of body organization. उनके पास में टिश्यू, ऑर्गन्स, सिस्टम कुछ भी प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। दैट्स व्हाई पोरिफेरा के पास में डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक जिस इस प्रकार का ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट नहीं होता है, दैट इज नाइदर डिप्लोब्लास्टिक नॉर ट्रिप्लोब्लास्टिक। Next basis of classification, this is the presence or absence of coelom. Which kind of coelom is present? ठीक है, what is this coelom? अभी coelom क्या होता है? Some organisms are there, they are having a cavity. उनके पास में cavity present होती है। कहाँ present होता है cavity? Between the body wall and the gut wall. जो हमारा gut system है, gut wall है and body wall है, इन दोनों के बीच में cavity present होता है, and this cavity is called as the coelom. Mostly it is made up of the mesoderm. ठीक है, most of the time ये mesoderm का बना होता है। So the cavity present between the body wall and the gut wall, it is considered as a coelom. इसे हम लोग coelom बोलते हैं। So on the basis of presence or absence of coelom, हम लोग animals को classify कर सकते हैं into 3 categories. First, let's talk about the real coelom. कुछ organisms ऐसे होते हैं जिनके पास में true coelom present होता है. Some organisms are there, they are having true coelom. That means the cavity is present between the body wall and the gut wall. For example, annelids,
mollusca, arthropoda, echinodermata, hemichordata, and chordata. They are having the true coelom. They are having the true coelom. They are having the cavity between body wall and the gut wall. So look at this. This is the coelom. ये है coelom. This is labeled as a coelom. This part, this is the coelom. So a real and a true cavity is present between the body wall and the gut wall. This is called as the coelom. एंड अगर सीलोम प्रेजेंट रहेगा तो हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनिज्म कैसा है, ऑर्गेनिज्म इट इज अ सीलोमेट, द ऑर्गेनिज्म इज कंसीडर्ड एज अ सीलोमेट. देन समटाइम्स कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिनमें जो सीलोम रहेगा ये सीलोम स्कैटर्ड होता है. मीन जो मेसोडर्म रहेगा, मेसोडर्म दिस इज स्कैटर्ड, इसका सीलोम रियल सीलोम नहीं होता है. दिस इज नॉट, दे आर नॉट हैविंग द रियल सीलोम. तो इनके पास में सीलोम रियल नहीं होता है बिकॉज इसका जो मेसोडर्म रहेगा, दिस मेसोडर्म दिस इज स्कैटर्ड. सो लेट अस कंसीडर दिस इज द मेसोडर्म. ये है, ये मेसोडर्म है एंड द मेसोडर्म इट इज स्कैटर्ड. मेसोडर्म स्कैटर्ड फॉर्मेट में प्रेजेंट है. सो व्हेनेवर देयर इज अ स्कैटर्ड मेसोडर्म, द पाउचेस, द पैचेस ऑफ मेसोडर्म, स्कैटर्ड मेसोडर्म प्रेजेंट है. बॉडी वॉल इज देयर, गेट वॉल इज देयर, बट मेसोडर्म स्कैटर्ड फॉर्मेट में प्रेजेंट है. दैट्स हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनिज्म दिस इज हैविंग अ फॉल्स सीलोम. दिस इज कंसीडर्ड एज अ सूडोसीलोम. तो ऑर्गेनिज्म belonging to the phylum Aschelminthes, they are not having the true coelom. इनका जो coelom होता है ये false coelom है. This is the pseudocoelom. That's why the second category, the second type of organisms on the basis of coelom, it is considered as a pseudocoelomate organisms. For example, Aschelminthes को belong करने वाले जो members रहेंगे उनके पास में false coelom present होता है, pseudocoelom present होता है. Then some lower organisms, for example, Porifera, Coelenterata, Ctenophora, Platyhelminthes, they are not having the coelom. ठीक है, ये और कैटेगरी के अंदर नो coelom, इनके पास में coelom अवेलेबल नहीं होता है. So when the coelom is absent, if the coelom is absent, it is considered as acoelomate. If mesoderm is scattered, coelom के अंदर mesoderm scattered format में present है, it is considered as a pseudocoelomate. And a true coelom is present, then it is considered as a coelomate type of organisms. Now, the next basis of classification, this is what we call it as a segmentation. Segmentation क्या होता है? It's a compartment. ठीक है, हम लोगों ने anatomy of स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल स्टडी किया है, एनाटॉमी ऑफ अर्थवर्म, एनाटॉमी ऑफ कॉकरोच हम लोगों ने स्टडी किया है. वहाँ हम लोगों ने स्टडी किया था जो कॉकरोच है एंड अर्थवर्म है, इनके पास में सेगमेंट प्रेजेंट है. लेट्स टॉक अबाउट द अर्थवर्म. अर्थवर्म के शरीर पर आउटसाइड एक्सटर्नली कंपार्टमेंट प्रेजेंट होते हैं, सेगमेंट प्रेजेंट है. उसी प्रकार का कंपार्टमेंट, उसी प्रकार का सेगमेंटेशन बॉडी में इंटरनली भी प्रेजेंट है. दैट मीन्स एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल दोनों जगह पर सेगमेंटेशन प्रेजेंट होते हैं. बॉडी डिवाइडेड होती है डिफरेंट सेगमेंट्स के अंदर. सच type of segmentation which is present on outside as well as inner side, external as well as internal, दोनों जगह पर अगर segment present है then we use a term metamerically segmented. जो earthworm होते हैं, earthworm के पास में external as well as internal segment present होता है. This is considered as a metameric segment. When the segments are present at the outer side as well as at the inner side, it is considered as a metameric segmentation. इसे हम लोग मेटामेरिकली सेगमेंटेड बोलते हैं. नाउ ह्यूमन बींग्स, क्या ह्यूमन बींग के पास में सेगमेंट अवेलेबल है? क्या हमारा बॉडी डिवाइडेड है? यस, ह्यूमन बींग, हमारा शरीर भी सेगमेंटेड होता है, बट वी आर हैविंग द इंटरनल सेगमेंट्स. हमारे पास में इंटरनल सेगमेंट्स होता है. जैसे अदर कॉर्डेट्स है इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग, वी आर हैविंग द सेगमेंट, लेकिन हमारे सेगमेंट इंटरनली होते हैं. सो कौन सा एग्जाम्पल हो सकता है ह्यूमन बींग में इंटरनल सेगमेंट का? इट्स अ डायफ्राम. ठीक है, दिस इज द डायफ्राम जो ब्रीदिंग करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. डायफ्राम जो पार्टीशन क्रिएट करता है, दिस इज द इंटरनल सेगमेंट. ओके, देन ऑर्थ्रोपोड्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो ऑर्थ्रोपोड का एक एग्जांपल हम लोगों ने स्टडी किया है. दिस इज द कॉकरोच. कॉकरोच का एग्जांपल हम लोगों ने स्टडी किया था. तो कॉकरोच के पास में ओनली एक्सटर्नल सेगमेंट्स प्रेजेंट होता है. तो आप लोगों ने स्टडी किया है कि हेड रीजन में 6 सेगमेंट्स एंड एब्डोमिनल रीजन में 10 सेगमेंट लाइक दैट सेगमेंट प्रेजेंट होते हैं. तो एक्सटर्नल सेगमेंट्स आर प्रेजेंट इन केस ऑफ ऑर्थ्रोपोड, whereas in case of chordates and in case of human being only internal segments are present. In case of earthworm both internal and external segments are present. So these are some basic
पार्ट्स, दीज आर सम बेसिक पॉइंट जिसके आधार पर हम लोग ऑर्गेनिज्म को डिफरेंट फाइलम के अंदर क्लासिफाई करके स्टडी कर सकते हैं।